खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि दरवेशी भी अयारी है सुल्तानी भी अयारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ इजराइल और फिलिस्तीन की बातें हो रही हैं। इजराइल की ताकत को नापने वाले हमास की बात हो रही है। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग की बात हो रही है। फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा जमाकर बैठने वाले इजराइल के इतिहास की बात हो रही है। गरीब, मजलूम और बेबस फिलिस्तीनियों की बात हो रही है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ताकत से लबरेज नजर आने वाले जाबिर इजराइल की बात हो रही है। इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है। दुनिया के कई ताकतवर देशों को धूल चटाने वाला इजराइल इस वक्त अपने ही बेबसी पर शर्मसार है। पर शर्म उसकी डिक्शनरी में नहीं लिखा है, क्योंकि इजराइल बेशर्मी की बुनियाद पर खड़ा है और ये बुनियाद मासूम निहत्थे फिलिस्तीनियों की लाशों पर बना है। यानी इजराइल की असल में बुनियाद ही लाशों पर टिकी है। अचानक इजराइल के हमले के बाद नेतन्याहू की आंखें खुल गई। जो इजराइल दूसरे के टॉयलेट में झांकने की ताकत रखता है, उसी इजराइल पर हमला हो जाता है और इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लगती। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अपनी आंखें लाल करके दुनिया को दिखा रहा है वो अब इसका बदला लेगा और चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मारकर ढेर कर देगा। पर सवाल है कि कौन किसका दुश्मन है। फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती लाकर बसाया गया इजराइल आज खुद बहुत बड़ा मजलूम बता रहा है, जबकि हाथी की दांत दिखाने के अलग और खाने के कुछ और है। हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। सैकड़ों इजरायली मारे गए और लगातार उनकी मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अपडेट टाइम्स मेल आपको लगातार दे रहा है और ये भी बता रहा है कैसे एक झटके में महीनों से सरकार के खिलाफ होने वाला विरोध प्रदर्शन शांत हो गया। हमास के इस हमले से सबसे ज्यादा बेंजामिन नेतन्याहू को फायदा हुआ, क्योंकि उनकी सरकार के लिए एक एक दिन गुजार पाना भी मुश्किल हो चुका है। सरकार के खिलाफ इस हद तक विरोध हो रहा था कि नेतन्याहू रोम जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पायलट ने उड़ान भरने से मना कर दिया। हर सड़क और चौराहे पर नेतन्याहू के खिलाफ जनता मोर्चा खोलकर खड़ी थी। हमास के लड़के जब इजराइल में घुसते हैं तब उनको रोकने में नेतन्याहू की सेना नाकाम हो जाती है। हमास के हमले को रोकने में आयरन डोम फेल हो जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता कि दुश्मन के देश में 15 से 20 किलोमीटर अंदर घुसकर कोई गोलियां बरसाने लगे और दुनिया का ताकतवर देश मुंह ताकता रहे। हमास की कथित लड़ाके सड़क पर गोलियां चलाते हैं, आसमान से रॉकेट की बारिश होती है। पर सवाल है कि सड़क पर तो महीनों से विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारी थे, क्या उनको ठिकाने लगाने के लिए हमास को दावत दी गई थी? एक ही वक्त में आयरन डोम का फेल हो जाना, मौसाद का फेल हो जाना और तो और मिलिट्री का फेल हो जाना, ये तमाम घटनाएं कोई संयोग नहीं बल्कि नेतन्याहू का प्रयोग कहा जा सकता है, ताकि इमरजेंसी लगाकर महीनों से चल रहे प्रदर्शनों को शांत कराया जा सके। हमास पर हमले के नाम पर फिलिस्तीनियों के इलाके पर फिर से कब्जे को अंजाम दिया जा सके, और ऐसा ही होता है। अब गाजा पट्टी इजराइल के हाथों में जा चुका है। अब ये बात समझ से परे है कि हमास किसका साथ दे रहा है, या फिर एक मंसूबे के तहत हमास के हमले को जानबूझकर रोका ही नहीं गया और ताकि इस हमले का सियासी फायदा हासिल हो सके। एक नग्न महिला की लाश पर पैर रखने वाले वायरल वीडियो को अगर गौर से देखा जाए, वॉइस क्वालिटी बहुत ही शानदार है। लगातार अल्लाहू अकबर के नारे नज़दीक और दूर से भी बिल्कुल एक बराबर सुनाई दे रहे हैं। तो क्या इस वीडियो को फिल्मी तरीके से शूट किया गया है? क्योंकि ये वीडियो इजराइल की सड़क पर शूट किया गया है और इसे किसी पत्रकार ने शूट नहीं किया। HD क्वालिटी में शूट किया जाने वाला वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है। फिलिस्तीन की धरती फिलिस्तीनियों के लिए है, ना कि इजराइल नाम के एक जबरदस्ती बनाए गए देश की। लेकिन पश्चिमी देशों ने अपने अपने यहूदियों को खुश करने के लिए इजराइल बना दिया, जिसने फिलिस्तीनी आबादी को धीरे धीरे मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। पश्चिमी देशों की ताकत ने बित्ते भर के इजराइल को बहुत बड़ा शेर बना रखा है, लेकिन पूरी दुनिया को अपने जासूसों का निज़ाम बेचने वाला सबसे बड़े दुकानदार को उसके ही घर में घुसकर उसका घमंड तोड़ने वाले हमास की तारीफ करना भी ठीक नहीं है। पर इसके लिए उकसाने वाला भी इजराइल ही है। इजराइल बनने के बाद उससे लगातार लाखों फिलिस्तीनियों के साथ नरसंहार होता रहा। पूरी दुनिया मासूम बच्चों को मार जाने पर एक सांस नहीं लेती। पूरी दुनिया हजारों औरतों को इज्जत लूट ले जाने पर एक आंसू नहीं बहाती। पूरी दुनिया लाखों फिलिस्तीनियों को मारकर उनके घर और ज़मीनों पर कब्जा करने वाले इजराइल का साथ देती रही। लेकिन जब पलटकर इजराइल को दो मुक्के पड़ गए, तब बड़े बड़े शांतिदूत अपने दरबे से बाहर आ गए। सब के सब एक साथ इजराइल को मजलूम बताने में लग गए। सब ने घड़ियालू आंसू बहाने में लग गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इजराइल उनका पाला हुआ
बच्चा है जिसे पैदा करने वाला भी पश्चिम है और उसे पाल पोस कर बड़ा करने वाला पश्चिम है। जरूरी नहीं कि हर नेता नेहरू की तरह खुल्लम खुल्ला बोलने में यकीन रखता हो। जरूरी नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कोई नेता हो। आज जिस तरह से पश्चिमी देश इजराइल के हर गंदे काम में उसका साथ दे रहे हैं, उसी तरह से भारत को तोड़ने के लिए भी इन्हीं पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को इजराइल बनाया था। पाकिस्तान के लिए कभी यही अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके थे, पर उस वक्त इंदिरा ने लाल आंख दिखाने के बजाय दुश्मनों की लाल आंख ही फोड़कर रख दी। मतलब ना रहेगी आंख और ना होगी लाल। जिस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बना रही थी, उसी वक्त इंदिरा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के तौर पर मान्यता भी दे दी। आज उसी देश के 56 इंची प्रधानमंत्री इजराइल के पास जाकर खड़े हो गए, जिसके खिलाफ देश के तमाम नेताओं ने खुले तौर पर फिलिस्तीन का साथ दिया। पर अफसोस कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति का उसी दिन पलीता लगा दिया जिस दिन वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनाने चले थे। बच्चा ट्रंप सत्ता से पैदल हो जाते हैं, पर अकल से पैदल होने में हमारे मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रात दिन पापा पापा करने वाली पापा की परियां भी इजराइल की शान में कसीदे पढ़ने लगती हैं, पर अपना जलता हुआ मणिपुर उनको दिखाई नहीं देता। अगर दूसरे के घर पर कब्जा करने वाला इजराइल इतना महान है, तो फिर मोदी जी को बताना चाहिए कि वो चीन और पाकिस्तान को कब महानता का तमगा देने वाले हैं। चीन ने हमारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, उसने हमारे सैनिकों की हत्या की है और हमारी ज़मीनों पर आज हमें ही जाने नहीं दे रहा। यही काम पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ किया। कश्मीर शुरू से हमारा था, लेकिन कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो क्या मोदी जी अब चीन और पाकिस्तान का समर्थन करेंगे? शायद हाँ, क्योंकि दोनों ने इजराइल की तरह दूसरे की ज़मीन पर कब्जा किया। कच्चे वाली सेना इजराइल की शान में नाच रही है, पर इनको मालूम ही नहीं कि फिलिस्तीन का इतिहास क्या है। इनको मालूम ही नहीं कि यहूदियों का इतिहास क्या है। बीजेपी और उनके नेता बस यही समझ रहे हैं कि इजराइल मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए उनको आंख मूंद कर इजराइल के हक में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पर मुसलमान कब से यहूदियों का दुश्मन होने लगा? मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक ही बाप की औलाद है। तीनों की रगों में इब्राहिम का खून दौड़ रहा है। फ़िलिस्तीन की तारीख खिलाफत उस्मानिया की तारीख से भी पुरानी है। हज़ारों साल पहले से ही फ़िलिस्तीन पर सलेबियों यानी ईसाइयों का राज था। रोमन एम्पायर ही पहले फ़िलिस्तीन पर राज करता था, लेकिन जब मुसलमानों की ताकत बढ़ने लगी, तब मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब के हाथों में ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस को सौंप दिया। अल-कुद्स को ही फ़िलिस्तीन कहा जाता है। उस वक्त ईसाइयों और यहूदियों के बीच में सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। यहूदियों को ईसाई फूटी आग भी नहीं देखना चाहते थे। मतलब रोमन साम्राज्य के दौर में ईसाइयों को यहूदियों से बहुत नफरत थी। उस दौर में यहूदियों को फिलिस्तीन में पैर रखने की इजाज़त भी नहीं थी। यहूदियों को ईसाई ईसा मसीह की कातिल के तौर पर देखते थे। लिहाजा ईसाई ने हज़रत उमर से इस बात पर अड़ गए थे कि इस शहर में केवल ईसाई और मुसलमान ही आ सकते हैं। दोनों ही यहाँ रह सकते हैं, लेकिन यहूदियों की एंट्री पूरी तरह से बैन होगी। लेकिन नबियों कि सर ज़मीन पर आने के लिए खलीफा हज़रत उमर यहूदियों को आज़ादी देने के हक़ में थे। लिहाजा ईसाइयों ने हज़रत उमर से इस बात की शर्त रख दी कि यहूदी यहाँ आ सकते हैं, पर बस नहीं सकते। और हज़रत उमर के दौर में शुरू होने वाला यही समझौता खिलाफत उस्मानिया के तमाम बादशाहों ने माना। लेकिन खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद पश्चिमी देशों ने उस समझौते को तोड़कर यहूदियों को लाकर बसाना शुरू किया। उस वक्त जर्मनी में यहूदियों पर हिटलर का जुल्म भी जारी था। फ़िलिस्तीनियों ने यहूदियों के साथ उसी हमदर्दी का इजहार किया जैसे खलीफा उमर ने किया था। यहूदियों को गले लगाकर अपने घर में पनाह देने वाला फ़िलिस्तीन आज अपने ही ज़मीन से बेगाना हो चुका है। आज फ़िलिस्तीनियों को उसके घर से निकाला जा रहा है और यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि जिसके हाथ में हथियार और पैसा है, उसी के हाथ में दुनिया बैत करती है। इजराइल के बनने से लेकर आज तक लाखों फ़िलिस्तीनियों पर बारी बारी से नरसंहार करके उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले इजराइल ने शांति और अमन के किसी भी समझौते का पालन नहीं किया। यूनाइटेड नेशन केवल चाय की टपरी बनकर रह गया, जहां कुछ लोग कुछ देर के लिए चाय पीने आते हैं और फिर चले जाते हैं, जबकि नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। बीते 70 से 75 सालों से यही होता आ रहा है। आज उसी फ़िलिस्तीन पर आने वाला मेहमान अब मालिक बन बैठा कि आज फ़िलिस्तीन अपनी ज़मीन पर मेहमान हो चुका है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्दुल रहमान एहसान देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलब तो इस तालिबे दीदार से मिल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक
निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।